इतिहास को बुनना कहकर पुकारा जाता है। बुनना, बुनना मतलब क्या हो गया? छोटी छोटी चीजों को एक सूत्र में पिरो देना, वो बुनना और उसी से छोटी छोटी चीजों को बुन करके इतिहास का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो इतिहास के पिता कौन? है ना? हेरोडोटस, जिन्होंने नामक पुस्तक की रचना की, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। अब हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, कहा जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। यानी युद्ध हुआ था, वो ग्रीस और हुआ था, ग्रीस और स्पार्टा के बीच हुआ था। इसी युद्ध को आधार बना करके हेरोडोटस ने इतिहास की रचना की। हेरोडोटस मूल रूप से ईरान का रहने वाला, ने ग्रीक की नागरिकता ले ली, इसलिए कई इतिहासकार उसे ग्रीक का मानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ईरान और रसिया के बीच का जो क्षेत्र रहा, वो ईरान का क्षेत्र रहा, उसे आकर पुकारा जाता है, कहा जाता है उसी ईरान के क्षेत्र में हेरोडोटस पैदा हुआ था। और उसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर कहा जाए तो पेलोपोनेशियन युद्ध था, स्पार्टा की जीत होती है और होती है। इसी युद्ध को आधार बना करके हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। अब अगर हम बात करेंगे, कि अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया या अलग अलग भागों में बांटा गया, किन किन लोगों के द्वारा भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो सर्वप्रथम 1700 ईस्वी में, 17वीं शताब्दी में एक चीज जानिए आप लोग, विदेशी इतिहासकार हो जैसे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने कहा था कि भारतीय पढ़ना ही, जब भारतीय लिखना पढ़ना जानते नहीं हैं तो भारतीय दर्शाएंगे क्या कि ये भारत है? दर्शाएंगे। लेकिन भारत पहले भी था, पहले भी था और भारत सुदूर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। हम ये जानने की कोशिश करेंगे और हम सब ये जानेंगे सीधे से शब्दों में कि भारत का विस्तारीकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा कैसे। के नाम पर भारत का नाम मूल रूप से सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जितने लोग विद्यमान रहते थे, अरबवासी सिंधु को हिंदू का पुकारते थे और इसी हिंदू के नाम पर हिंदू पड़ा। वेद में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है और तत्पश्चात शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भारतवर्ष का उल्लेख है। हम अगर भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी में जर्मन इतिहासकार थे, जर्मन इतिहासकार कौन थे? तो क्रिस्टोफर सेलिरस। इन्होंने क्या किया? तो अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। इतिहास को 3 भागों में बांटा। क्या बांटा भाई? तो अध्ययन के आधार पर बांटा। कौन कौन? तो पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा
आधुनिक भारत, है ना। भारतीय इतिहास को क्रिस्टोफर सेलेरस के द्वारा 17वीं शताब्दी में अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। पश्चात देखेंगे हम लोग कि वर्ष 1817 ईस्वी में, वर्ष 1817 ईस्वी में बात करेंगे, 100 वर्षों के पश्चात स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या है? देश है। स्कॉटलैंड निवासी, स्कॉटलैंड निवासी एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने कालक्रम के आधार पर, कालक्रम बोले तो क्या, कालक्रम बोले तो क्या, समय के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर, कालक्रम के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाई? तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, है ना। तो फिर कहेंगे सर सेम चीज तो है, अंतर क्या है ना। सेम चीज तो है, अंतर क्या है? तो कालक्रम के आधार पर बांटा गया। तो कालक्रम के आधार पर कहा जाए तो ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा वो प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 का जो काल रहा वो मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा वो आधुनिक भारत कहलाता है। तो अंतर बस यही है, स्कॉटलैंड निवासी ने भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात कही, लेकिन कालक्रम के आधार पर बांटा। और कालक्रम के आधार पर क्या बांटा? तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेकर के 1707 का जो काल रहा मध्यकालीन भारत कहलाया। और 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी का जो टाइम भारत कहलाता है। अब हुआ क्या? भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, यहां तो विदेशी इतिहासकार हो गए, कुछ प्रमुख भारतीय इतिहासकारों के द्वारा लिपि के आधार पर, के आधार पर भी इतिहास का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। इतिहास को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया। क्या बांटा गया भाई? तो लिपि के आधार पर, लिपि बोले तो क्या, भाषा के आधार पर, है ना। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन कहेंगे? कौन? अच्छा, लिपि के आधार पर इतिहास में बांटा गया। तो कौन कौन? तो पहला प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, है ना। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है। तो जानेंगे क्या? कुछ भी नहीं। जब कुछ लिखले नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे क्या? तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है। कैसे? कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, C14, है ना। कार्बन डेटिंग माध्यम से खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल की वास्तविक जानकारी मिल। इसके अंतर्गत 3 काल समाहित होते हैं। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल की बात तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य है, पर नहीं गया है ना।
जहां प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति आती है, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कहा जाता है। वहीं आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो 2 काल समाहित होते हैं। कौन कौन? तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता, पहला सिंधु घाटी सभ्यता है ना, और दूसरा कौन सा? सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसकी जो लिपि है उसे बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमूत्री लिपि या हलावर्त लिपि के नाम से जाना जाता है। के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल की जानकारी मिलती है, वहीं मेसोपोटामिया बंदरगाह ऊर की जानकारी मिलती है। अब कहेंगे सर वैदिक काल तो संस्कृति सभ्यता, संस्कृत में बोला गया, जानते हैं, लेकिन वैदिक काल के जनक कौन थे? तो आर्य थे। और आर्य कहां से आए और आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, इसी के बारे में मतभेद है ना। कोई बोलता है कि आर्य तिब्बत प्रदेश से आए थे, कोई बोलता है बैक्ट्रिया प्रदेश से आए थे, कोई बोलता है यूरेशिया प्रदेश से आए थे, और कोई बोलता है यूरोप के निवासी हैं, भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे। तो आर्यों विविधता है, कंट्राडिक्शन है, इसीलिए इस सभ्यता को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, परंतु सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं गया है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अगर बात की जाए तो 2350 से लेकर के 1700 पूर्व माना गया, वहीं वैदिक सभ्यता का कालक्रम 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी माना है ना। अब आएंगे ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, तो ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य है, जिसका मौजूद और सफलतापूर्वक पढ़ा भी है कि नहीं। अब इसका लिखित साक्ष्य मौजूद है तो इसे सफलतापूर्वक पढ़ा भी गया है। मूल रूप से अगर तो 6ठी शताब्दी लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी का जो काल रहा वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले तो कौन सा काल? महाजनपद काल, उसको द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, कहते हैं ना, द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, सर्वाधिक नगर से मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है और महाजनपद काल को दूसरी नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो टाइमिंग रहा वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे कि ऐतिहासिक काल महाजनपद काल, मगध का विस्तारित का निर्माण ही मगध के विस्तारीकरण से होता है। भारत का निर्माण ही मगध के विस्तारीकरण से होता है। मगध की राजधानी गृह थी जिसे गिरिब्रज कहकर पुकारा जाता था, उसके बाद पाटलिपुत्र आई, फिर वैशाली और फिर पुनः पाटलिपुत्र बना। और मगध के राजा मगध का क्षरण किया सुदूर पश्चिम तक। अगर गुप्त ने काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को जीत करके मगध में मिला लिया। अभिलेखीय स्रोत से हमें पता होता है, कौन अभिलेख से? सकर प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व पश्चिम भारत तक काबुल, कंधार, मकरान और मौजूद था।
यह भी याद रखेंगे कि मगध के राजाओं के द्वारा मगध के क्षेत्र विस्तारीकरण में 3 प्रकार का अनुसरण किया गया। कौन? तो पहला युद्ध नीति, दूसरा दोस्ताना संबंध, और तीसरा वैवाहिक संबंध। देखिए तो है ना, 3 प्रकार की नीति का अनुसरण किया गया। पहला युद्ध नीति, दूसरा दोस्ताना संबंध और तीसरा वैवाहिक संबंध। और इसी नीति का अनुसरण करते हुए मुगल काल में अकबर ने मुगल साम्राज्य का क्षेत्र विस्तारीकरण नहीं किया। और साथ मिलकर के उसने या तो युद्ध में पराजित संबंध बनाया या कछवाहों के संबंध बनाया, विस्तार किया। मगध की नीतियों का अनुसरण करते हुए मुगल राजा अकबर ने अपना क्षेत्र विस्तारीकरण किया। तो सर्वप्रथम भारत का निर्माण मगध से होता ही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ऐतिहासिक काल कहलाया। तो आप लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग टाइमिंग में इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया, अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। पहला क्रिस्टोफर सेलिरस के द्वारा अध्ययन बांटा गया, के द्वारा कालक्रम के आधार पर उनकी जो पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसके आधार पर अगर कहा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसका टाइमिंग आप लोगों ने दे दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लिपि के आधार पर भी आप लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। कौन कौन? प्राक-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम बात करेंगे बाबू प्राचीन भारत, जिसमें राजा कौन थे? प्राचीन भारत के 1-2 राजा का नाम लीजिए। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंदुसार, है ना, उदयन, महापद्मनंद, घनानंद, अलाशोक, पुष्यमित्र शुंग, शिशुनाग, ये सब कौन थे? राजा। कौन राजा हैं कि राजा थे? कौन थे बताइए, कौन थे? अपने अपने क्षेत्र के अधिकार में राजा थे। बिल्कुल सही बात है। और कुछ बताइए, कौन थे? अपने अपने वंशज के राजा थे। वो लोग हिंदू राजा थे। कौन थे? कौन थे? तो प्राचीन भारत में कौन राजवंश शासन कर रहा था? मध्यकालीन भारत में कौन शासन कर रहे थे? देखिए तो आधुनिक भारत में कौन शासन कर रहे थे? तो ब्रिटिश किस धर्म को मानते थे? धर्म को मानते थे। मतलब आप लोगों ने धर्म के आधार पर भी इतिहास का बंटवारा कर दिया। हम कुछ किए, आप ही लोग ना बताए कि प्राचीन भारत में अशोक, महापद्मनंद, बिंबिसार, बिंदु हिंदू राजा थे। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। और आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश थे, यूरोपीय थे, वो किस धर्म को मानते थे? धर्म के आधार पर भी इतिहास को बांट दिए कि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म और आधुनिक भारत में। लेकिन ये लिखने की शैली नहीं आएगी, ये लिखने की शैली में नहीं आएगी। ये जब भी आएगी तो अपने से समझने की चीज है, अपने तक ही रखेंगे। लेकिन ऊपर के 3 चीज को ही दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? कि अध्ययन के आधार पर इतिहास का बंटवारा हुआ, कालक्रम के आधार पर इतिहास का 3 हुआ, और लिपि के आधार पर इतिहास का 3 भागों में बंटवारा हुआ। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि आगे चल करके हम कि
चूंकि प्राचीन भारत में हिंदू धर्म के राजाओं का, मध्यकालीन भारत में इस्लाम को मानने वाले राजाओं का, ब्रिटिशों का वर्चस्व रहा जो ईसाई थे, इसलिए कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भी इतिहास का आरा हुआ। समझ में आ रहा है? तो धर्म के आधार पर भी इतिहास का 3 भागों में बंटवारा। यह जानेंगे कि लिपि के आधार पर हम लोगों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो प्राकृतिक काल, आदिवासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल था, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है भाई? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, C14 के माध्यम से। डेटिंग पद्धति की खोज किसने की बताएंगे? बताएंगे कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किसने की? कार्बन डेटिंग पद्धति C14, इसकी खोज शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा, पॉल बिलार्ड लिब्बी के द्वारा वर्ष 1949 ईस्वी में की गई थी, 1949 ईस्वी में। अब ये जानेंगे कि रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिब्बी को 1960 में, है ना, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हेलो, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो चला जाएगा, आप लोगों को रिकॉर्डेड है। नोबेल पुरस्कार आता है कितने है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना? नोबेल पुरस्कार जाता है। तो 1960 में रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पॉल बिलार्ड लिब्बी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कार्बन डेटिंग पद्धति ऐसे ही हो जाएगा कि कार्बन डेटिंग पद्धति को कोई लाएगा, कोई प्रयोग कर, कौन करेगा? हाँ, है ना? कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कोई बताएगा? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कोई बताएगा? गुड, 1856 से लेकर के 62 तक लॉर्ड काल रहा। लॉर्ड कैनिंग जिसके समय में 1857 की क्रांति होती है ना? इनके शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कहां? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई कहां? कलकत्ता में। और यही भारतीय पुरातत्व विभाग कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है। यही भारतीय पुरातत्व विभाग जो है कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करके ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है। अब ये याद रखेंगे हम लोग कि ये तो भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया, जिसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई। और इसी कनिंघम को 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने
भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहकर पुकारा है, फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन ने अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहकर पुकारा है, और लॉर्ड कर्जन के ही समय में 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, है ना, विभाग की स्थापना हुई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। वो क्या बताएगा कि यहां सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहां का स्थल है, यहां ये, लेकिन सर्वेक्षण कौन करेगा? मैं बताऊं, आप लोग। तो 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, है ना, 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसके पहले निदेशक बोले तो कौन? डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। जिसके पहले निदेशक जॉन मार्शल थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली जानकारी दी गई थी। वैश्विक स्तर पर अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जो है जॉन मार्शल के द्वारा ही दी गई विस्तृत रूप से, कि भारत में एक सभ्यता विद्यमान है जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। हम लोग इन सभी तथ्यों को लेकर के चलेंगे। इसमें अगर बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे ही, स्पेशली बीपीएससी या यूपीएससी को लेकर के अगर बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल को लेकर के पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास वास्तविक रूप से जानेंगे। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारतीय बर्फ हो जाता है। उससे यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी में सवाल पूछा जाता है, बिहार दरोगा में पूछा जाता है। जनरली जो दरोगा की तैयारी करते हैं वो बीपीएससी देते हैं, यूपीएससी देते हैं, पीसीएस। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करेंगे हम लोग, पाषाणकालीन संस्कृति की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक काल की बात करेंगे। लेकिन जनरली बीपीएससी और यूपीएससी में वैदिक काल से सवाल नहीं रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता से रहता है। मगधीकरण की बात करेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, उसके बाद मगध के उत्थान की बात करेंगे। महाजनपद काल, महाजनपद थे जो पूर्व में अंग के रूप में मौजूद था, पश्चिम में गांधार के रूप में मौजूद था, उत्तर में कंबोज के रूप में मौजूद था और दक्षिण में मौजूद था। चौहद्दी थी, जिस तरह सूरत सभ्यता की चौहद्दी थी, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दाइमाबाद। उसी तरह अगर बात करेंगे जनपद काल की भी थी, और उसी से मगध का निर्माण होता है और मगध पर विभिन्न राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। बृहद्रथ वंश की बात हो शुरुआत से लेकर के, चाहे बात हो या फिर अंत तो गत्वा अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन की बात, या उससे पहले गुप्त की बात हो, या उससे पहले सुंग सातवाहन कुषाण की बात हो, मौर्य वंश की बात हो, या हर्यक वंश की बात हो, या शिशुनाग या नंद वंश की बात हो, इन सबों की चर्चा हम मगध के कि मगध का विस्तारीकरण या भारत का निर्माण कैसे होता है।
देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग मध्यकालीन भारत में जाएंगे। चूंकि 700 से 1200 का जो काल रहा वो 700 से 1200 का काल राजपूत काल कहलाता है, दक्षिण भारत का इतिहास कहलाता है, या त्रिपक्षीय संघर्ष का काल कहलाता है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के द्वारा भाग लिया गया था। और राजपूत काल में अगर बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण राजपूत वंश हुए, प्रतिहार वंश हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संघर्ष में, या फिर राष्ट्रकूट वंश हुआ जो कि दक्षिण भारत का राजवंश होते हुए भी की दखल देता गंगा क्षेत्र को लेकर के, है ना। और उस दौरान त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान अगर कहा जाए तो दक्षिण भारतीय राजवंशों की भी बात होती, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूटों की बात होती है, पल्लव की बात होती है। साथ साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो मुगल आक्रांताओं का काल बढ़ता है और इस्लाम का भारत में प्रवेश होता है 712 ईस्वी में। और जब इस्लाम का प्रवेश भारत में होता है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक, वो जो दौर रहा वो एक तरह से कहा जाए तो भारतीय आक्रांताओं का दौर रहा। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता है और भारत में आक्रमण करता है, कहा जाए गजनवी का दौर रहा, गौरी का दौर रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, भारत की दशा एकदम बदल जाती है, राजनीतिक स्थिति बदल जाती है, इस्लामिक दौर का है। ब्रिटिश आते हैं, भौगोलिक खोज की शुरुआत तो होती है 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कहा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा निभाई गई थी। वहां राजशाही वंश था जहां पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, राजकुमारी इसाबेल के द्वारा महत्वपूर्ण निभाई गई थी। जहां पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई 1498, मतलब उससे पहले भारत नहीं जानते हैं आप। हा? आप सिंधु घाटी पार कर रहे थे, कहां? मेसोपोटामिया बोले तो से व्यापार कर रहे थे, पर्सिया से व्यापार कर रहे थे, पर्सिया बोले तो कहा ईरान से व्यापार कर रहे थे जहां पारसी बहुत संख्या थे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भारत की खोज 1498 में हुई। 1492 में क्रिस्टोफस कोलंबस के द्वारा किया गया जो कि स्पेन था। तो में स्पेन और पुर्तगाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं का वर्चस्व में और कंपनी आई तो थी, कंपनी आई तो थी भारत में, लेकिन व्यापार करने के दौरान वो क्या करती है, धीरे धीरे को मजबूती से राजनीतिक सत्ता पर काबिज करती है। और राजनीतिक सत्ता पर काबिज करने के पश्चात वो क्या करती है, भारत के समाज धार्मिक, और हम भारतीय चाहे जिस भी धर्म या समुदाय रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के होते हैं, हमारे परदादा ऐसे किए, हमारे दादा करेंगे, हमारे पिताजी का बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, मतलब 7 पुश्तों तक है। क्षेत्र में अंग्रेजों ने दखल देना प्रारंभ किया, हमने विद्रोह करना प्रारंभ किया, विरोध करना प्रारंभ किया और हमारी नीति चलाई गई, विरोध हमारा और उग्र हुआ, उसे 1857 और विद्रोह का नाम दिया गया, है ना। उसे 1857 की क्रांति या जनजातीय विद्रोह का नाम दिया गया और 57 की क्रांति या जनजातीय विद्रोह आजादी में मील का पत्थर साबित हुआ। आगे चलकर के 19वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के द्वारा, के नेताओं के भारत की आजादी में भूमिका निभाई। इसी जनजातीय विद्रोह या 1857 के युद्ध से प्रेरणा लेकर और 1948 में भारत
आजाद हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल क्लास होगा तो कल मैं लिखाऊंगा, टेंशन नहीं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। और मैं लिखवाऊंगा, जो चीज मैं बताया हूं वो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी बैठेंगे, पॉलिटी का क्लास होगा, पॉलिटी वाले सर आ जाएंगे, पॉलिटी भी देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।